तो अब आपसे मैं ये बात बोल रहा था, यदि ये कोई आवेश है और इस आवेश पर यदि मैं टेंजेंट खींचना चाहूँ, तो वो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा मुझे क्या बता देगी? वो स्पर्श रेखा मुझे बता देगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है ना? वो स्पर्श रेखा मुझे बता देगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होने वाली है। तो मैं आपसे बोलना ये चाह रहा था कि आप तो ये भी बोल सकते हो ना, टेंजेंट इस डायरेक्शन में क्यों खींच रहे हो? इस डायरेक्शन में भी तो खींच सकते हो टेंजेंट, यहाँ भी तो हो सकती है वो दिशा। इस दिशा में क्यों नहीं है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? तो इस दिशा में नहीं हो, बिल्कुल आप डायरेक्शन बिल्कुल सही सोच रहे हो, स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम जो कंसीडर करते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कंसीडर करते हैं, है ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो, इस बिंदु पर अगर डायरेक्शन देखो तो इस डायरेक्शन में, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होने वाली है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो कॉमन सेंस है ना, जाहिर सी बात है, इस साइड गति कर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होने वाली है। सेम केस अगर जरूरी नहीं है आप इधर इधर लो, अगर आप चार्ज यहाँ पर ले लेते हो तो यहाँ पर भी अगर आप टेंजेंट खींचना चाहो तो वो टेंजेंट की दिशा क्या होगी, जो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंजेंट वाला मामला क्या था। टेंजेंट वाला मामला ये था कि यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर कोई चार्ज को रखते हैं और उसकी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। हमें क्या पता चल जाएगी, उस बिंदु पर उस चार्ज की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला मामला जो है वो विद्युत क्षेत्र के रेखाओं का आपको थोड़ा बहुत, मुझे मालूम है एग्जैक्टली सारी चीज तो एकदम से एक बार पढ़ने पे याद हो नहीं सकती, तो आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो ये टेंजेंट, स्पर्श रेखा या फिर ये प्लस चार्ज, धनावेश चार्ज क्यों रखते हैं, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना? अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको वही वेबसाइट पे ले जाना पड़ेगा जिस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा था मैं, है ना? तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ साइट पर। किसी को इस बीच कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो, जैसे मैं रुकता हूँ ना तो आप पूछ सकते हो कि क्या डाउट है, मतलब कुछ डाउट हो तो। क्योंकि मैं इधर से उधर जा रहा होता हूँ ना, यहाँ से मैं क्रोम पे जाऊंगा, तो आप इस बीच में अगर कभी रुकता हूँ मैं बीच में तो आप पूछ सकते हो। तो ये फिर से वही साइट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ पहले भी। ये साइट मुझे बहुत अच्छी, सारे नोट्स जो है इस पर अवेलेबल है। इसमें इसका भी यूज़ करता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता हूँ। कल मैंने आपकी जो युगबोध की बुक थी वो भी ले ली है। तो ले ली मतलब खरीदी नहीं है, बच्चों से ले ली, बच्चे से किरण से ही ले ली, सीधी सी बात बोलूँ तो उसकी पिक्चर है मेरे पास, अब उसका भी यूज़ करूंगा मैं, ताकि आपकी वो वाली, हुआ क्या था एक्चुअली, बच्चे बोल रहे थे, ज़्यादातर बच्चे तो सुनते नहीं है, लेकिन बच्चों का यही बोलना था कि भैया जो आप पढ़ा रहे हो और जो बुक में, वो बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिया हुआ है। तो देखो बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई होंगी ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा ही दी हुई है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानो जितनी इतनी सारी क्लास हो चुकी है, अभी तक बेसिक ही पढ़ा हूँ मैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहूँगा, मुझे मालूम है आप लोग को परेशानी होती है, क्लास पे डिपेंड करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर जितने भी इंटरनेट पे अच्छा मटेरियल मौजूद है, वो सारी वीडियोस, आर्टिकल्स या फिर वो सारी चीजें प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल के वीडियो पढ़े, वो सारी चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना, ताकि आप जनरल फॉर्म में देख सको। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अपन देख चुके हैं, जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो जिस पथ का अनुसरण वो करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की बल रेखा कहते हैं। तो ये वाले, इन्होंने बहुत क्लिष्ट भाषा का यूज करा है, मैंने आपको सरल लैंग्वेज में इसी डेफिनेशन को समझा दिया है ना। 19वीं शताब्दी में फेराडे ने दी थी विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की अवधारणा, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला है। तो फिर उसका लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण गुणधर्म या विशेषताएं, जो अभी अपन ने देखी हुई है ना, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है हिंदी में। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वही टेंजेंट, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं।
अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर निरूपित विद्युत क्षेत्र रेखा पर रेखा खींची जा सकती है। रेखा की परिणामी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। तो जो हम टेंजेंट खींचेंगे वो डायरेक्शन जो होगा वही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी, वही उस विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन होगा। मतलब हम उसका सदिश निरूपण कर सकते हैं, इसलिए हमको उसको जो है वो टेंजेंट खींचने वाली बात आ रही है, नहीं तो हम सदिश नहीं बता पाएंगे। सदिश क्योंकि आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि के लिए हमको डायरेक्शन जरूरी होती है ना। परिमाण से केवल काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड से केवल काम नहीं चलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इसकी गुणधर्म पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद जो नीचे आएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, विद्युत बल रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, वो बात अलग आएगी। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, वो थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाती है। इसकी बात करेंगे, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। ये वाला डायरेक्शन मोनिका आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, है ना। वो वाला डायरेक्शन में सच में थोड़ी सी वहां पर मिस्टेक हुई थी, मैंने भी नहीं पकड़ी थी वो मिस्टेक, लेकिन आपने पकड़ी, अच्छी बात। यहाँ पर ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर है। एकल आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर प्रतीत होते हुए वर्ड पे फोकस करो। मैंने आपको जब वो कल पिछली क्लास में वीडियो दिखा रहा था तब भी बोला था कि हम ऐसा मानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनका क्षेत्र अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। वो आइडियलिस्टिक होता है, मतलब आदर्श रूप से होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में वो क्षेत्र रेखाएं बहुत छोटी होती है। एक विलगित धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता बाहर की तरफ तथा धनावेश के कारण से क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता अंदर की तरफ होती है। मैंने विलगित निकाय किसी को पढ़ाया है, मुझे पता नहीं है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बाद में बात कर दूंगा। इसके अलावा मेरे को सारे पॉइंट समझ में आ गए थे, लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया। एक्चुअली सर्च करना था मुझे, लेकिन मैं सर्च करना भूल गया हूँ। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा अपन स्किप करेंगे, आगे वाले पॉइंट देखते हैं। दो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखा कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कुछ ये वाला पॉइंट अपना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से भी मिलता जुलता है ना। याद है वाला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा अगर हम दिशा सूचक यंत्र रखते हैं तो वो दो दिशा को दिखाना चाहिए, जबकि दिशा सूचक यंत्र दो दिशा को नहीं दिखा पाता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा रीजन देते थे क्लास में, यहाँ पर ही वही रीजन है। यदि वो एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर, यहाँ पर बस वहां पर दिशा सूचक यंत्र यूज करते थे, यहाँ पर अलग चीज यूज करते हैं। अगर काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, जो वास्तविकता में संभव नहीं है। इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो, ताकि आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन सकता है, 10th क्लास में भी था और जो मिलता जुलता है, तो अपन थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे पेंट स्क्रीन तैयार करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, क्या बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा ये है और एक क्षेत्र रेखा ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये एक दूसरे को पी बिंदु पर, है ना। यदि मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचना चाहूँ, टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा खींचना चाहूँ, यहाँ पर कोई बिंदु रखा हुआ है, इस बिंदु पर कोई रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, और उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना हो, तो मुझे स्पर्श रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगी विद्युत क्षेत्र रेखा पर। विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, एक स्पर्श रेखा में ऐसे खींच सकता हूँ। यदि मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी है, वो एक ऐसा गया हुआ, एक ऐसा गया हुआ, है ना। यदि मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन निकालना चाहूँ इस बिंदु पर, तो एक स्पर्श रेखा में इस डायरेक्शन में खींच सकता हूँ, एक स्पर्श रेखा में इस डायरेक्शन में खींच सकता हूँ, है ना। और एक स्पर्श रेखा जो है वो मैं इस डायरेक्शन में खींच सकता हूँ। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसको मैंने प्रैक्टिकली आप मतलब एक्सप्लेन कर दिया। अतः दो बल रेखाओं में आपस में कटान कभी संभव नहीं। विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में नहीं होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं तथा ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। मतलब क्लोज लूप होती हैं हमेशा, है ना। क्लोज लूप होती है मतलब बंद वक्र बनाती हैं, खुला वक्र नहीं होता। वक्र मतलब कि वो ये जो रेखाएं बनी हुई ना, ये वक्र बनाती है। अब बोलोगे भैया ये वाली रेखा तो पूरा रूप बना ही नहीं रही है, ये वाली तो यहीं तक जा रही है।
क्योंकि उनकी सीमा है ना बेचारे, अगर ये बनाएंगे तो कितने लंबे लंबे डायग्राम बनेंगे। ये रेखा यहाँ से जा रही होती है और यहाँ से घूम के आएगी और यहाँ से घूम के आएगी और यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन पे आ रही है। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा बनाती हैं, बंद पाथ बनाती हैं, कभी भी खुला पाथ नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवारा नहीं है, बेचारी शरीफ है, सराफत से रहती हैं और वापस घूम घाम के घर में आ जाती हैं, है ना। हाँ घूमने जरूर जाती हैं, इतनी तो है, इतना तो चलता है। एक आवेश उपस्थित है, एक आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है। कहाँ पहुंच गए, छठवा पढ़ रहे थे, छठवा हो गया था। सातवां, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। यदि किसी आवेश की बात करें तो अगर उससे शुरू हो रही है बल रेखा या फिर समाप्त हो रही है तो उसके परिमाण के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक रेखाएं होंगी उतना ही अधिक परिमाण का आवेश होगा। मतलब उल्टा बोल दिया इन्होंने, मैं उसको उल्टा बोलता हूँ। यदि मान लीजिए ये कोई प्लस आवेश है, ये मान लीजिए 1 कूलाम का होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इतनी दिखेंगी। और यदि ये 2 कूलाम हो जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा इससे जाते हुए दिखाएंगी, मतलब घनी हो जाएंगी, सघन हो जाएंगी। इसी बात को उन्होंने उल्टा बोल दिया है। यदि परिमाण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतना ही अधिक आवेश का परिमाण, उतना ही अधिक परिमाण का क्या होगा, आवेश होगा। उस चार्ज की जितना ज्यादा चार्ज की स्ट्रेंथ होगी, परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 1 कूलाम से ज्यादा बढ़ के 2 कूलाम 3 कूलाम हो जाएगा, तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होती है, समानुपाती होती है। अर्थात क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती हैं क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है, यदि क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाता है। सिंपल सी बात है, विद्युत अपन चुंबक क्षेत्र रेखा में भी यही बोलते थे, अगर सघन होंगी, बहुत ज्यादा पास पास होंगी क्षेत्र रेखाएं तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं वो, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास पास होती हैं और सघन होती हैं और उतने ही ज्यादा अधिक वहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। और जैसे जैसे वो दूर होती जाती हैं, उनके बीच स्पेस बढ़ता जाता है, तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा होता जाता है, दुर्बल होता जाता है, कमजोर होता जाता है। एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती हैं। गलत लिख दिया यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है मामला। एक क्षेत्र रेखा जिस बंद लूप में होती है लिखना चाहिए था यहाँ पर इनको, है ना। जाहिर सी बात है, एक पर शुरू होंगी तो उस पर ही खत्म नहीं हो रही है ना, मतलब एक एक आवेश के लिए बंद लूप में नहीं होती है, ये बोल सकते हो आप। एक आवेश के लिए बंद लूप में नहीं होती, मतलब यहाँ से निकल रही है तो इसी आवेश पर खत्म नहीं होगी वो, एक आवेश के लिए बंद लूप में नहीं होती। लेकिन यदि इधर से निकल रही है और इधर से जा रही है तो बंद वक्र बना रही होती, बंद वक्र बना रही होती, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाए। एक ही आवेश के लिए बंद लूप नहीं बनाती है, ये लिखना चाहिए था, है ना। कभी भी एक आवेश के लिए बंद लूप नहीं बनाती है, हाँ, लेकिन 2 आवेश हैं तो वो बिल्कुल क्लोज पाथ बना रही होंगी, यहाँ से निकलेंगी यहाँ खत्म हो रही होंगी, यहाँ से निकलेंगी यहाँ से खत्म हो रही होंगी, ऐसा चलता रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने या प्रयास करती हैं, अतः कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। तथा क्षेत्र रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, अतः कहा जा सकता है कि समान प्रकृति एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन्होंने आकर्षण और प्रतिकर्षण को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से समझा दिया और कुछ भी नहीं करा हुआ है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ आवेशित चालक के हमेशा लंबवत होती हैं। लंबवत आवेशित चालक के लंबवत होती, मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ वो जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मामला है। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत मोटर का आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर 2 पोल रखे हुए हैं तो इस पोल से इस पोल में जा रही होती है आवेश, इस पोल से इस पोल में आवेश जा रहे होते हैं तो वो सीधी रेखा बना रही होती है ना। वैसे यहाँ पर भी 2 लंबवत अगर आवेशित क्षण है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसा लंबवत होगा, सीधे एक तीर के फॉर्म में होगा, एक एग्जैक्ट एरो के रूप में होगा और कुछ भी नहीं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। विद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं या फैलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, एकत्रित होती हैं। सिंपल सी बात है, किसी आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। बहुत अच्छे, ये भी अपन ने वही देखा, जितना बड़ा आवेश होगा विद्युत बल रेखा उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसा ही मात्रा में 1 कूलम आवेश से संबद्ध बल रेखाओं की संख्या 1/ε0 होती है। अतः किसी वस्तु में Q आवेश है तो उसे निगर्मित कुल फ्लक्स रेखा है, फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स के बारे में अपन चार्ज करेंगे, अभी बात करेंगे। यहाँ पर फ्लक्स पहली बार आ गया है, अगला टॉपिक अपना यही होने वाला है, विद्युत फ्लक्स ही होने वाला है। विद्युत फ्लक्स और अगला उसी के साथ जो है वो डायपोल भी जुड़ा हुआ है, तो अपन वो भी देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा अपन इसको
पढ़ लें कि अपन और चीजें इस पॉइंट को छोड़ दें, अगर फ्लक्स है भी यदि तो उसका मान दिया भी हुआ है तो अपन आगे पढ़ भी लेंगे। यदि वस्तु घनाकार है और आवेश इसके केंद्र पर स्थित है तो इसके प्रत्येक फ्लक्स से निर्भरित बल रेखाओं की संख्या Q/6ε0 होगी। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा इस बारे में, है। बाकी आगे का पढ़ते हैं। फ्लक्स अभी अपन ने पढ़ा नहीं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यदि काटेंगे तो उस विद्युत में दो दिशाएं प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है। वही बात लिखी हुई है। स्थिर विद्युत की मतलब कि विद्युत स्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक, सॉरी मैंने दोनों हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर दिया। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में विद्युत, उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युति की, मतलब कि जहां पर चीजों को स्थिर माना जाता है। नहीं तो नॉर्मली विद्युत स्थिर नहीं रहती है और गति करती रहती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं होती हैं, क्योंकि बल रेखा कभी भी एक ही आवेश से प्रारंभ तथा समाप्त नहीं होती। वही एक आवेश की बात कर रहे हैं। यदि बल रेखा बंद वक्र के रूप में होगी तो बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य नहीं होगा और विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं वो कि बंद वक्र के रूप में नहीं रहेंगी, एक ही चार्ज पर वो आकर एक ही चार्ज पर खत्म नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य नहीं होगा और विद्युत क्षेत्र संरक्षित नहीं होगा। मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ लिया ठीक है। अपन को जितना कुछ चीजें आपके टीचर्स के लिए भी रहने इस बारे पे चर्चा कर लीजिएगा आप। क्लोज लूप मैं बोल रहा हूँ कि वो जाहिर सी बात है बंद वक्र जरूर बनाती है। वक्र को ही जो है वो पता नहीं वक्र को ही लूप बोलते हैं, यहाँ पर क्यों इन्होंने लिखा हुआ है इस चीज को आप अपने टीचर से कंफर्म करिएगा, क्लोज लूप बनाती है कि नहीं बनाती। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क एज अ होमवर्क के तौर पर आपको छोड़ रहा हूँ, है ना। मैं अपनी तरफ से फ्री होता हूँ। विद्युत बल रेखाएं तनी हुई प्रत्यास्थ डोरी की भांति अनुदैर्ध्य दिशा में संकुचित होती है। याद आ रहा होगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ 9th क्लास में पढ़ा था। अनुदैर्ध्य क्या होती है और अनुप्रस्थ क्या होती है। अनुदैर्ध्य इसको लॉन्गिट्यूडनल और एक और कौन सा था वो वेव्स के बारे में 9th क्लास में बता चुके हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो अनुदैर्ध्य दिशा में संकुच होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है और पार्श्व में फैलने की प्रवृत्ति होती है, जिसके समान आवेशों में मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक आवेशशाला के किनारों के पास बल रेखाओं के घुमाव। सिंपल सी बात यह है, इसको ज्यादा ध्यान मत दो। वो जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो सिंपल सी ऐसी 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 चल रही होती है, सिग्नल ऐसे जानते हो ना आप, ऐसी ऐसी चल रही होती है। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ऐसी ऐसी गोल गोल जा रही होती है ना। डोरी को खींचे अपन यदि तो वो, अगर आपको जानना है सच में जानना है तो मैं आपको इसके 9th क्लास के बारे में थोड़ा सा 5-10 मिनट लेके फिर से बता दूंगा। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, लेकिन मुझे है यदि कंफ्यूजन। यदि बल रेखाएं समान दूरी पर सरल रेखा है तो क्षेत्र समरूप है, और समबल रेखाएं समान दूरी पर सरल रेखा अथवा दोनों नहीं है तो क्षेत्र असमरूप होगा। तो यदि सेम ऐसी पैरेलल दिख रही है लाइन तो एक समान क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बीच वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं समांतर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। जबकि यहाँ पर अगर सिरों पे देखो तो यहाँ पर दूरी घट बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है वो असमान क्षेत्र होगा। तो वही बोला हुआ है। उसके बाद किसी चालक की सतह से बल रेखाएं लंबवत आरंभ होती है और अंत होती है। यदि कोई बल रेखा चालक की सतह पर अभिलंब नहीं होती है, चालक की समरूप नहीं होती है। केवल इतना सा याद रखो, किसी चालक सतह से बल रेखा लंबवत आरंभ और अंत होती है। मतलब यदि इस चार्ज से आवेश निकल रहा है तो ये लंबवत निकलेगा, और इसमें इंटर कर रहा है तो लंबवत इंटर करेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना। इस पर ये वाला जो आवेश निकल रहा है ये लंबवत निकल रहा है, इस पर आवेश आ रहा है तो लंबवत आ रहा है। आप बोलोगे भैया ये तो नहीं हो रहा है, अरे वो उसकी ये जो है वो चार्ज गोल है, गोल पर ये जो आ रहा है वो 90 डिग्री पर ही आ रहा है। उसके बारे में बच्चों वाली बात नहीं करा करो, बच्चों वाले डाउट नहीं करा करो। गोल पृष्ठ पर कोई चीज आपतित हो रही है तो बिंदु पर आपतित हो रही होगी और वो 90 डिग्री पर ही अंदर आ रही होगी, है ना। किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। पास में स्थित अधिक बल रेखा तीव्र क्षेत्र को और दूर स्थित कम बल रेखा क्षीण क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वही बात लिखी हुई है, शब्दों से खेला हुआ है बस, है ना। पास पास होंगी तो तीव्र क्षेत्र होगा, दूर दूर होंगी तो क्षीण यानी कि कमजोर विद्युत क्षेत्र होगा। यदि आकाश के किसी क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहां बल रेखाएं भी नहीं होंगी। यही कारण है कि किसी चालक के अंदर या उदासीन बिंदु पर जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है कोई बल रेखा नहीं होती है। ये वाला पॉइंट वही वाला पॉइंट है जो उन्होंने कल प्रैक्टिकल में बताया था। आप खुद सोचो, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर धनावेश की तरफ से आवेश जा रहे होंगे और ऋणावेश की तरफ से एक्सेप्ट कर रहे होंगे। एक पॉइंट हमें ऐसा मिल जाएगा जहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विद्युत फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि धनावेश उसको बाहर की तरफ धकेल रहा होगा और ऋणावेश उसको अपनी तरफ धकेल रहा होगा। तो एक पॉइंट हमको ऐसा मिल जाएगा जहां पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर जो है वो कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है ना। कुछ ही बिंदु होंगे ऐसा। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। वही बात है जो आपको बता चुका हूँ आज सुबह से यही बता रहा हूँ मैं। यह बल की दिशा को व्यक्त करती है, अर्थात उस बिंदु पर धनावेश के त्वरण की दिशा को व्यक्त करती है, ना कि गति की दिशा को। गति के तो त्वरण और गति में क्या फर्क है? बेसिकली वो बोल रहे हैं कि वेग की दिशा को नहीं, वो त्वरण की दिशा को गति को बता रही होती है, एक्सेलरेशन बता रही होती है ना। वेग नहीं बता, वेलोसिटी नहीं बता रही होती। गति के लिए स्वतंत्र धनावेश बल रेखा का अनुगमन कर सकता है एवं नहीं भी। यदि बल रेखा सरल रेखा है तो वह अनुगमन नहीं करेगा, क्योंकि वेग के त्वरण की एक ही दिशा में होंगे। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद लिखा हुआ है एक दिशा में बल रेखा वक्राकार है तो उसका अनुगमन करेगा, क्योंकि वेग और त्वरण अलग अलग दिशा में होंगे कण की दिशा के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल भी वेग और त्वरण के बारे में मत करो, टॉर्क की बात करेंगे अपन जब डायपोल मूवमेंट आएगा, तो उसके बारे में अपन 9th क्लास का थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाएंगे कि वेग और त्वरण में फर्क क्या होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी तक अपन क्या जान चुके हैं? अगर आपको हो सकता है घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी मैंने क्या पढ़ाया 11th में, अगर मोटे मोटे रूप में बोला जाए तो मैंने बताया कि दो आवेश होते हैं, प्लस आवेश और ऋण आवेश, मतलब धनावेश और ऋण आवेश। और अगर दो आवेश समान आवेश में होंगे तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण होगा, अगर विजातीय होंगे तो आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। वो बल जो है वो एक सदिश राशि है। उस बल का मान कैलकुलेट किसने करा? कूलाम ने करा। कूलाम ने बता दिया कि दो आवेश के बीच बल का मान कितना होता है। फिर उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म भी बताया कि सदिश राशि है तो इस फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद वेक्टर फॉर्म बताने के बाद क्या, वेक्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। वेक्टर फॉर्म बताने के बाद क्या, अब दो आवेश तो है ना, हमेशा दो आवेश नहीं ना होंगे, दो से ज्यादा आवेश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके कारण से अपन ने बताया कि उसके कारण से कितना बल लगता है, तो वो सिग्मा वाला फॉर्मूला आया, नीचे आई आया, ऊपर एन तक गया। वो आई की वैल्यू चार्ज के आधार पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सिग्मा का मतलब हो जाता है बहुत सारे आवेश, जितने आवेश हो उनको जोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करी अपन ने कि आवेश है तो उसके आजू बाजू बल रेखाएं निकल रही होंगी, और बल रेखाएं निकल रही होंगी तो उसकी बिल्कुल पक्के में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा। तो अपन ने उसके फॉर्मूले पे पहुंचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वहां पर फॉर्मूला निकल के आ गया कि फोर्स बराबर से होता है चार्ज, जितना चार्ज रखा हुआ हो वो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ई में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो हमें फोर्स यहाँ पर भी पता चल जाता है। मतलब एक फोर्स कूलाम ने निकाला काय से, बाकायदा मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म से उससे निकाला। और हम दूसरी तरह से फोर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि हम उस चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दें किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, है ना, तो भी हम उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दो प्रकार से बल निकालना सीखा अपन ने, बस दो चार्जेस के बीच बल निकालना सीखा। एक तरह से कैसे, कूलाम ने वो लॉ दिया उसके कारण से। दूसरा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर बल निकाल सकते हैं दो आवेशों के बीच में, है ना। वो भी अपन ने फॉर्मूला देखा और आज देखा कि विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं होती क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो मेरे ख्याल से बस इतनी चीजें हुई हैं अभी तक। आगे अपन देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं जिसमें से डायपोल मूवमेंट आएगा। डायपोल क्या होता है, डायपोल के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं मतलब अंकल जी समझा चुके हैं, मतलब दद्दू अपने, उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया डायपोल प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं। दो धनावेश और ऋणावेश पास में जाए तो वो डायपोल बना लेते हैं। तो अपने आप में एक विशिष्ट कंडीशन होती है वो, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।